गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल डीके आर्ट्स करियर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा किताब का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। और आज का क्लास यानी हम लोग का पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। तो जो भी छात्र अभी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और दोस्त कि आज का जो क्लास होने वाला है एकदम शुरू से अंत तक जुड़िएगा, क्योंकि आज का क्लास इतना मज़ेदार होने वाला है कि आज का क्लास अगर शुरू से अंत तक कर लेते हैं तो 5 से 10 नंबर एकदम मतलब कि 100% आने की गारंटी है दोस्त। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एकदम इस चैप्टर का एकदम मेन टॉपिक ऑब्जेक्ट, जहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों उठाता है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो दोस्त पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग का देश यानी आज़ाद नहीं था, तो यानी हम लोग पर अंग्रेज जब शासन कर रहा था, तो उस समय ब्रिटिश इंडिया कहते थे। यानी इंडिया को क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। यानी इंडिया पर यानी भारत पर ब्रिटिश का अधिकार था। और ऐसे में दोस्त कि ब्रिटिश इंडिया दो तरह से वो अधिकार करता था। यानी हमारे भारत में कुछ दोस्त प्रांत ऐसे थे, प्रांत यानी कुछ राज्य ऐसे थे जिस पर अंग्रेज का सीधा शासन चलता था। ठीक है, और कुछ दोस्त मतलब कि ऐसे राज्य थे जहाँ पर जैसे उसको देसी रियासत कह सकते हैं, उसको देसी रियासत। यानी कुछ प्रांत ऐसे थे जहाँ का मेन जो होता था वो राजा होता था, और ये राजा के माध्यम से अंग्रेज जो है वो शासन कर रहे थे। और इस ऐसे ही देसी रियासतों की संख्या थी 565। और दोस्त कि जब हमारे देश से अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, तो यही 565 देसी रियासतों के राजा को एक बात बोल दिया कि तुम अपने रियासत को या तो तुम भारत में मिला दो, नहीं तो तुम पाकिस्तान में मिला दो, और नहीं तो तुम एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दो। यानी इन राजाओं को एक बात कह दिया कि या तो तुम भारत में मिल जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और नहीं तो तुम एक स्वतंत्र देश बना दो। तो ऐसे में हम लोग कल पढ़े थे कि 565 में सबसे पहला राज्य त्रावणकोर यानी दोस्त लिख दे रहे हैं त्रावणकोर जो केरल राज्य का पड़ता है, और ये सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके अगले दिन बाद ही हैदराबाद भी बोला कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये मतलब कि 565 रियासतों को अनुमति अधिकार दे दिया कि तुमको जहाँ मिलना है मिल जाओ। तो ऐसे में कोई भी राज्य 565 राज्य में से कोई भी राज्य थोड़ी चाहेगा कि हम किसी के अधीन रहे। तो अधिकांश से मतलब कि अपना अपना फैसला सुनाने लगे। हालांकि ये बात सही है कि अधिकांश जो राज्य थे, रियासतें थे, वो भारत के साथ मिलना चाहते थे। यानी वो उनका मन था कि चलो हम भारत के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि भारत का जो नीति था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो वो भारत के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन दोस्त कुछ रियासत ऐसी थी जिसकी अपनी अपनी कुछ मतलब कि अपनी अपनी समस्या थी। जैसे में यानी उसको अपवाद कर सकते हैं, जो भारत के साथ डायरेक्ट मिलना नहीं चाहता था। ठीक है, तो एक उसमें से दोस्त है हैदराबाद, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है जम्मू कश्मीर, और चौथा है जूनागढ़। ये 4 रियासत ऐसा था दोस्त कि चारों मतलब कि डायरेक्ट भारत में मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, इनको किसी को ज़बरदस्ती मिलाया गया, किसी को समझौता करके मिलाया गया, यानी सीधा मन से चारों मतलब कि नहीं मिलना चाहते थे। तो आज का क्लास हम लोग का यही है कि ये चारों जो है यानी हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ दोस्त गुजरात में पड़ता है। ये चारों जो राज्य है, चारों रियासत थी, इसको भारत में कैसे मिलाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ ये चैप्टर में हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को इस चैप्टर में हैदराबाद और मणिपुर को पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, एक दोस्त बताइएगा, हम लोग पढ़े थे लोग कि सहमति विलेय पत्र, यानी जिस मतलब कि विलेय पत्र पर साइन करवाता था राजा से, उस सहमति विलेय पत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ देता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हैं। तो कहना लो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है एक सहमति विलेय पत्र का नाम है, और ये
जब राज्यों को एक करने का काम किया जा रहा था तो उसमें सहमति पत्र का नाम था। ठीक है दोस्त, चलिए हाँ, एक और हम पढ़े थे कि 565 रियासतों को भारत में एक करने का काम जो दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ने वाले यही 4 राज्य, जिसमें से 2 पढ़ेंगे हैदराबाद और मणिपुर। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग क्षेत्रीय आकांक्षा जो है 8वां चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैदराबाद का विलय, यानी हैदराबाद भारत में कैसे मिला, हैदराबाद भारत में कैसे मिला। क्योंकि दोस्त बता दें, हैदराबाद के जो राजा था वो मुसलमान था और यहाँ पर जनता सभी तरह की जनता थी, और ये राजा नहीं चाहता था कि भारत में मिले। तो आखिर ये भारत में इसका विलय हुआ कैसे हुआ, तो वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, और उसको हम नोट्स की तरह उतार दिए हैं दोस्त। हम लाइन बाय लाइन बताते चलते हैं और उसके बाद आप लोग इसे उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, हैदराबाद का विलय। विलय मतलब दोस्त होता है कि मिलना, विलय का मतलब होता है मिलना। तो हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, तो थोड़ा सा विलय कैसे हुआ वो समझने से पहले थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्त, तो दोस्त बता रहे हैं कि जब देश में राज्यों को यानी सभी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था तो 565 रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, छोटा छोटा 565 में दोस्त सबसे जो ताकतवर या अमीर कह सकते हो, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो रियासत थी, सबसे अमीर जो रियासत थी वो रियासत थी हैदराबाद। यानी उस समय दोस्त सबसे जो बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी, हैदराबाद। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। दूसरा बात कि दोस्त हैदराबाद के जो शासक होते थे, हैदराबाद के जो शासक होते हैं उनको क्या कहा जाता था, निजाम। उनको क्या कहा जाता था, निजाम। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता रहता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ठीक है दोस्त, दूसरा बात कि ये जो निजाम था, जैसे कि बोले कि ये राज्य जो है बड़ा समृद्ध था, बहुत बड़ा था, और ऐसा था कि मतलब कि चारों तरफ से मतलब कि भारत के क्षेत्र पड़ता था, यानी भारत के बीचों बीच में था। ठीक है, भारत के बीचों बीच में था। ठीक है, हाँ, तो ये इसके शासक को निजाम कहा जाता था, और ये निजाम दुनिया के सबसे दौलतमंद यानी सबसे बड़े अमीर के लिस्ट में, जैसे अभी मुकेश अंबानी, ये अनिल अंबानी है ना, तो वैसे ये दुनिया के सबसे दौलतमंद व्यक्तियों में इनका अपना शुमार था, यानी इनका भी नाम था, यानी सबसे अमीर हुआ करते थे। ठीक है, तीसरा बात दोस्त कि ये जो वो जो है यानी कौन, निजाम, यानी निजाम कौन, हैदराबाद के राजा। हैदराबाद के जो निजाम थे, जो राजा थे, जो शासक थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि हम भारत के साथ मिल जाए, और ये भी नहीं चाहते थे हम पाकिस्तान की तरफ मिल जाए। वो मतलब कि अपने आप को आज़ाद का मतलब दोस्त होता है स्वतंत्र, क्योंकि पाकिस्तान ऑप्शन देके गया था 3, या तो भारत में मिल जाइए, नहीं तो पाकिस्तान, नहीं तो स्वतंत्र। तो हैदराबाद के निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आज़ाद किया जाए, यानी वो स्वतंत्र रहे, वो किसी में जाए नहीं। ठीक है दोस्त, लेकिन अब आप ही सोचिए कि जब जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए पूरा भारत देश हो गया, अब बीच में मान लीजिए हैदराबाद पड़ रहा है, अब ये कह रहा है कि हम न तो उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम बीच में एक अलग देश बनाएंगे। तो ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। साइड में रहता तो हाँ जाओ तुम्हारा अलग देश दे देते हैं, लेकिन भारत के जिसके चारों तरफ भारत का हिस्सा पड़ता हो और बीच में कोई कहेगा कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं ना होगा। तो ऐसे में ये चाहता था, वो हैदराबाद को आज़ाद यानी स्वतंत्र रखना चाहता था। ठीक है, यानी इसके मन में चल रही थी कि नहीं, हमको हैदराबाद को भारत में नहीं मिलाना है। ठीक है, तो इसके लिए वो इसके लिए वो डायरेक्ट नहीं बोला। इसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भारत की जो सरकार थी उस समय, उससे डायरेक्ट नहीं बोला कि हाँ हम अपना हैदराबाद को नहीं मिलाएंगे। वो दिमाग लगाया और बड़ा चालाकी से वो क्या चला कि वो नवंबर 1947 में भारत के साथ, यानी भारत की जो गवर्नमेंट थी, जो पीटी नेहरू जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके साथ 1 वर्षों के लिए यथास्थिति बहाल के लिए समझौता कर लिया। यानी भारत सरकार यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि चलिए आप बताइए इधर मिलिएगा कि नहीं मिलेगा, तो बोला कि हमें 1 साल का समय दीजिए, यानी 1 साल उनको रुकने के लिए बोल दिया, यानी 1 साल समझौता कर लिया, यानी अपने आप को यथास्थिति बहाल करने के लिए 1 साल का समझौता कर लिया। तो भारत सरकार भी बोला कि चलो ठीक है, जब तुम बोल रहे हो कि 1 साल हमें टाइम दीजिए सोच विचार करने के लिए, चलो 1 साल ले लो। तो दोस्त उसे 1 साल दे दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होती है दोस्त, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप उतार लीजिए। इसके बाद आगे क्या हुआ वो हम बताते हैं।
ठीक है दोस्त, आप थोड़ा हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि नवंबर 1947 में वो एक साल के लिए समझौता कर लिया कि हमें एक साल समय चाहिए हम अपने आप को यथास्थिति बहाल करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बता दें कि जो निज़ाम था ना, ये अच्छा शासक नहीं था, क्योंकि इसके शासनकाल में उसके राज्य की, उसके रियासत की जो महिला थी, जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। वो लोग मतलब कि ये किसके चाल समझ रहे थे कि ये चाहता है कि इधर ना इधर मिलना, बल्कि अपना अलग बनाना। तो वहाँ के जो यानी हैदराबाद के जो किसान थे, महिला थी, वो सभी लोग एकजुट होने लगे और मिलकर इस निज़ाम का विरोध करने लगा लोग, मिलकर निज़ाम का विरोध करने लगा लोग। और वो विरोध जो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में साथ दे रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की जो कांग्रेस पार्टी। यानी जो भी हैदराबाद की महिला, जो भी किसान, जो भी भाई लोग आंदोलन कर रहे थे, उसे कम्युनिस्ट और हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिला और इन्हीं के लीडरशिप में वहाँ के किसान और महिला लोग आंदोलन करने लगे। जब उसके राज्य में महिला, किसान, मजदूर सब आंदोलन करने लगे, तो यहाँ से निज़ाम को बड़ा क्रोधित होता है, बोलता है कि हमारे रियासत में हमारे खिलाफ आंदोलन, और बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा एक्शन लेता है। और इसे दबाने के लिए यानी इस आंदोलन को दबाने के लिए वो क्या करता है, अर्धसैनिक बल का मतलब होता है जैसे मिलिट्री फोर्स होता है ना, तो एक सेना यानी फौज उतार देता है, जिसको बोलते हैं राजाकार। क्या बोलते हैं? राजाकार। यानी इसे दबाने के लिए अर्धसैनिक बल का सहारा लिया, यानी प्रयोग किया, जिसको हम लोग बोलते हैं राजाकार। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि अर्धसैनिक बल को क्या कहते हैं? राजाकार। तो इसको उतार दिया। और ये दोस्त बता रहे हैं कि जो राजाकार था, ये बहुत बड़ा अत्याचारी था, बहुत बड़ा सांप्रदायिक था। ये जब उतरा इन लोगों को मतलब कि कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें धर्म के आधार पर मारने लगा, यानी अधिकतर गैर मुस्लिम लोगों को ये मारने लगा। ये अत्याचारी और बहुत सांप्रदायिक तरीके से काम करता था। ठीक है, जब देश में हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीटी नेहरू जी जैसे नेताओं ने जब इस घटना के बारे में उनको पता चला, तो बड़ा चिंतित हो गए कि बताओ, ये हमारे लिए हमसे एक साल के लिए समझौता किया है और ये देश में क्या कर रहा है। तो दोस्त वो भी समझ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कि ये बढ़िया से मानने वाला है नहीं। ठीक है, ये बढ़िया से मानने वाला है नहीं, इसका मतलब कि सही इलाज करना पड़ेगा। और उसके बाद सितंबर 1948 में भारत सरकार भी समझ गया था इसके चाल को। सितंबर 1948 को भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई शुरू किया। उसने भी वो मतलब कि सेना भेज दिया और एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो चलाया। और जिसके परिणाम स्वरूप, जब ऑपरेशन पोलो चला, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ के जो निज़ाम था, तो उसको अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ा और हैदराबाद को भारत में मिलाना पड़ा। यानी सीधा मन से नहीं मान रहा था। जब यहाँ पर कार्रवाई किया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, तब जाकर ये हारा उसमें, तब जाकर ये बोला कि ठीक है चलिए भारत में मिल जाते हैं। और इस तरह हैदराबाद दोस्त हमारे भारत देश का में मिल गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे का क्लास जो है हम लोग का, इसमें अब मणिपुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ जा रहे हैं हम। चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप सबको हैदराबाद का विलय यानी हैदराबाद भारत में कैसे मिला, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग जो एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जैसे कि हम बताए थे कि 4 राज्य के बारे में बताया गया कि चारों नहीं मिला, कैसे मिला, तो उसमें से दो रियासत के बारे में बताया गया, जिसमें से हैदराबाद हम लोग पढ़ लिए। और अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो मणिपुर का विलय यानी भारत में कैसे मिला, कैसे इसका विलय हुआ, तो इसको हम लोग समझते हैं। और इसको भी नोट्स की तरह उतार दिए ताकि आप लोगों को इसको उतारने में और समझने में दिक्कत भी ना होगी। तो चलिए दोस्त, कहानी की तरह इसको भी शुरू करते हैं, मणिपुर की कहानी समझते हैं। तो दोस्त सबसे पहले समझते हैं कि मणिपुर जो है उसके राजा का नाम क्या था। तो दोस्त सबसे पहले मणिपुर के राजा का नाम जो था वो महाराजा बोधचंद्र सिंह था। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह था। ठीक है, और दोस्त बता रहे जैसे कि हम लोग पढ़े अभी हैदराबाद का, तो दोस्त हैदराबाद जैसे वहाँ के निज़ाम जो था वो नहीं चाहता था कि हम भारत में मिले, लेकिन उतना बड़ा समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिला।
यहाँ के जो राजा था ना दोस्त, वो चाहता था हाँ ठीक है हम भारत में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में मिलने के बाद हमको कुछ स्वायत्ता, हमको कुछ आंतरिक स्वायत्ता यानी अधिकार चाहिए। तो भारत भी कोई बात नहीं, चलो तुमको बोल रहे हो हमको कुछ अधिकार चाहिए, तुम खुशी खुशी मिलना चाहते हो तो मिल जाओ। तो ऐसे में दोस्त बता रहे हैं कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्ता यानी मणिपुर के राजा महाराजा जो बोधचंद्र सिंह थे, इनका कहना था कि हम भारत में मिल जाएंगे लेकिन हमको आंतरिक स्वायत्ता चाहिए, और भारत भी राजी हो गया। और इसी आंतरिक स्वायत्ता के शर्त पर विले पत्र पर क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया। क्या हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ठीक है दोस्त, यानी हस्ताक्षर कर लिया गया। उसके बाद की जनमत यानी जब विले पत्र पर साइन हो गया दोस्त, जब विले पत्र पर साइन हो गया तो उसके बाद मतलब कि वहाँ पर यानी मणिपुर में यानी जनता ने दबाव दिया, जनता ने यानी जनमत यानी लोगों ने दबाव दिया कि अब भारत में ये मतलब कि बातचीत हो ही गया कि भारत में मिल जाएगा, भारत में मिल गया। तो ऐसे में यहाँ पर यानी कहाँ पर, मणिपुर में चुनाव करवाया जाए, और जनमत के दबाव में यानी जनता के दबाव में मणिपुर में क्या करवाया गया, चुनाव करवाया गया। और दोस्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला ऐसा कौन राज्य था जहाँ पर सर्वप्रथम आपका सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया था। यानी सार्वभौमिक मताधिकार का कहने का मतलब ये हुआ कि सभी 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार। तो सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, मणिपुर में। ठीक है दोस्त, तो जनता के दबाव में यहाँ पर चुनाव हुआ। चुनाव देश में पहला ऐसा यही क्षेत्र था जहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग करके जून 1948 में यहाँ पर चुनाव हुआ। और दोस्त जैसे चुनाव हुआ तो मणिपुर एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब जब देश में जब मणिपुर में चुनाव नहीं हुआ था तो यहाँ पर राजतंत्र था, क्योंकि राजा थे बोधचंद्र सिंह, तो केवल राजतंत्र कहलाता था। लेकिन जब देश में चुनाव हो गया, जनता वोट 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग वोट देकर एक नेता को चुन लिए, तो ऐसे में मणिपुर अब राजतंत्र नहीं बल्कि एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी संविधान यानी देश में अब मणिपुर में संविधान भी रहेगा, यानी संविधान से भी चलेगा, यानी यहाँ पर लोगों के द्वारा चुना गया नेता भी रहेगा, और राजतंत्र यानी राजा भी रहेगा। यानी राजा महाराजा जो बोधचंद्र थे वो भी रहेंगे और चुनाव भी होगा, एक साथ दोनों काम होगा। इसलिए यानी संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। ठीक है दोस्त। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाला दोस्त बात है कि जब मणिपुर मतलब कि संवैधानिक राजतंत्र बन गया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर विधानसभा बना होगा। तो जो वहाँ पर विधानसभा बना था, जिसको जनता लोग वोट देकर सरकार वहाँ पर बनाया, एक राजा अलग थे और जनता वोट देकर सरकार दूसरा बनाया। तो जो वहाँ की विधानसभा थी, विधानसभा में भारत में मिलने के सवाल पर वो मतभेद था। यानी जो महाराजा जो था वो तो बात मान गया था कि ठीक है चलिए हमको आंतरिक स्वायत्ता दीजिए, हम अपने क्षेत्र को मिला देंगे आपने, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जब संवैधानिक राजतंत्र बना, जब वहाँ विधानसभा बना, तो विधानसभा में इस बात पर मतभेद होने लगा। यानी ये विधानसभा चाहती थी कि भारत में मणिपुर को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मतभेद होने लगा। हालांकि मणिपुर की जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी कि मणिपुर जो है वो समझौता जो यहाँ पर हुआ है, साइन भी जो हुआ है, उसको पूरी तरह से भारत में मिला दिया जाए, ठीक है। तो ये मणिपुर की कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि इसको बढ़िया से मिला दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे में मतभेद था विधानसभा में, वो चाहता था कि ठीक है भारत में मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, मतभेद था। जब ये बात भारत सरकार को पता चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला कि वहाँ की जो विधानसभा निर्वाचित जो विधानसभा है, वहाँ की जो सरकार है, वो भारत में मिलने पर वो मतभेद है, यानी उसके मन में ये भी शंका है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सोच रहा है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे में भारत सरकार ने अब वहाँ के राजा, क्योंकि इस विधानसभा को नहीं पकड़ा, वहाँ के महाराजा बोधचंद्र सिंह को पकड़ा, कहा कि आप यहाँ पर समझौता किए हैं, साइन किए हैं ना, अब आप मतलब कि पूरी तरह से मणिपुर को भारत में मिलाइए, ठीक है। और भारत सरकार क्या करता है, महाराजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव डालता है और भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर देता है, और कहता है कि आप भारत में
मिल जाएगी। अब इस तरह इस पर दबाव डाला जाता है और भारत में मणिपुर का विलय हो जाता है। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक बड़ा गलत काम हो गया था, जैसे कि भारत सरकार महाराजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव डाला, तो ये जो दबाव डाला वहाँ के विधानसभा के बिना अनुमति के, और विधानसभा के बिना अनुमति के, क्योंकि वहाँ पर एक सरकार भी चल रही थी और एक राजा भी था, इसलिए ना संविधान के आतंक कहते हैं। तो वहाँ की राजा से तो दबाव डाल के भारत में उसको मिला लिया गया, क्योंकि पहले समझौता कर लिया गया था कि हाँ आप मिलाइएगा। लेकिन विधानसभा वहाँ की सरकार से बिना पूछे, विधानसभा के बिना अनुमति की राजा पर दबाव डाल के, यानी उसे दबाव नहीं मतलब कि कहा गया, क्योंकि समझौता पहले हुई थी कि आप भारत में मिलिए, और भारत में मिला दिया गया। इसलिए अभी भी कभी कभी मतलब विधानसभा वहाँ की मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है तो इस तरह भारत सरकार को सितंबर 1949 में भारत को जो इसमें सफलता मिल गई, और इस तरह मणिपुर जो है वो भारत का हिस्सा हो गया। तो चलिए दोस्त, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और हमारे किताब में दोस्त यही दोनों के बारे में बताया गया। ठीक है, दो राज्य, दो रियासत अभी और दोस्त बच रही है, जिसमें से आपका एक बच रहा है जम्मू कश्मीर और दूसरा बच रहा है जूनागढ़। तो दोस्त उसको हम लोग जम्मू कश्मीर जो है वो मतलब कि हम लोग को चैप्टर 8 जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो फिर भी चलिए हम आपको कुछ कहानी बता देते हैं उसको भी। ठीक है, हाँ उसको भी कहानी, तब तक इसको हम लोग साफ कर देते हैं। हम लोग जैसा कि हैदराबाद और मणिपुर दोनों पढ़ लिए, और सिलेबस में हमें वही दोनों पढ़ना है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की बात है, कश्मीर की बात है, ये आपको चैप्टर 8 यानी क्षेत्रीय आकांक्षा में इसको पढ़ना है। चलिए फिर भी आ गया है टॉपिक, तो इसको भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि इसका विलय भारत में कैसे हुआ और इसका विलय भारत में कैसे हुआ। थोड़ा सा संक्षेप में इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। दोस्त बात करते हैं कश्मीर जो है वहाँ का राजा का नाम, वहाँ का जो राजा का नाम था हरि सिंह। दोस्त फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो दोस्त हैदराबाद सॉरी जो कश्मीर जो रियासत हुआ करता था वहाँ के राजा का नाम था महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, और यह एक हिंदू शासक था। और दोस्त पता होगा आपको कि जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध सभी धर्म के लोग रहते हैं, खासकर ज़्यादा मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में दोस्त जो कश्मीर जो था, इसके राजा जो हरि सिंह थे, शुरुआत में एक बात सोचे, क्योंकि इनके सामने, राजा के सामने 3 ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान में मिला दीजिए अपनी रियासत को, नहीं तो भारत में मिला दीजिए, नहीं तो आप स्वतंत्र हो जाइए। तो ऐसे में ये राजा सोचे कि अगर इधर मिलते हैं तो वो संप्रदाय को दिक्कत, उधर मिलते तो वो संप्रदाय को दिक्कत। तो ऐसे में ये अभी वर्तमान में अभी कुछ सोच विचार करने लगे, यानी अपने आप को यथासंभव मतलब कि सोच विचार करने लगे कि क्या करें। हालांकि ये भी सोचने लगे कि इसलिए हम भी स्वतंत्र होने के लिए सोचने लगे। ठीक है, लेकिन दोस्त जैसे कि बताया कि कश्मीर में जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा जैसे उस समय रहते थे, तो ऐसे में आपको बताया थे कि दोस्त देश का विभाजन कैसे हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर, धर्म के, और धर्म जो हिंदू मुस्लिम यही मुख्य रूप से था, धर्म के आधार पर। और ऐसे में यहाँ पर ज़्यादातर मतलब ये जैसे बताया कि मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे, हिंदू भी रहते थे, बौद्ध धर्म भी रहते थे, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा रहते थे। तो ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा था कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है तो जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा है। और वही जो करता है क्या है, 1947 में ही इस जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है, और यहाँ के राजा महाराजा जो हरि सिंह थे वो भागते भागते जाते हैं भारत सरकार के पास, और भारत सरकार के पास आने के बाद वो मतलब कोई कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रात को कबायलियों द्वारा आक्रमण कर देता है। तो ये महाराजा हरि सिंह भागते भागते जाते हैं भारत सरकार के पास, और वो बचाने के लिए कहते हैं कि हमें बचा लीजिए। तो भारत सरकार बोले कि ठीक है हम बचा लेंगे, हमको क्या, हम बचा लेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनको जिम्मा मिला था कि सभी रियासत को मिलाना है, ठीक है, ये बोल रहे थे महाराजा हरि सिंह कि हमें बचा लीजिए, हम भारत में मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल दिमाग का प्रयोग करते हुए वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो।
सबसे पहले विले पत्र पर तुम हस्ताक्षर करो, साइन करो कि हाँ हम महाराजा हरि सिंह अपने रियासत जम्मू कश्मीर को भारत का अंग घोषित करता हूँ। और अब मजबूरी थी तो करना भी जरूरी है, अगर नहीं करेगा तो उधर से पिटाएगा। तो ऐसे में विले पत्र पर साइन वो कर देते हैं, ऐसे में वो विले पत्र पर साइन कर देते हैं और इस तरह मतलब कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग घोषित हो जाता है। लेकिन दोस्त वो बोले कि जैसे कि बोले कि पाकिस्तान जो है कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो थोड़ा सा उस समय लेट हो गया था। और जो ऊपर वाला जो आप हिस्सा देखे होंगे उस पर जब शुरुआत में 47 में हमला किया तो कश्मीर को 2 टुकड़ा हो गया। ठीक है दोस्त, एक हिस्सा कहलाया पीओके और एक कहलाया दोस्त हम लोग जो कश्मीर है यानी जम्मू एंड कश्मीर, एक कहलाया जम्मू एंड कश्मीर। यानी कहने का मतलब कि अब भारत से तो सेना भेजा गया लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका था, वो कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और वो कुछ कश्मीर के कुछ हिस्सा पर, अब देखिएगा ऊपर वाला जो हिस्सा साइड में होता है उस हिस्सा पर वो आक्रमण कर लिया, वो आज भी कब्जा किया है, जिसको वो बोलता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हिंदी में वो बोले वहाँ के लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, जिसको क्या बोलते हैं आज़ाद कश्मीर बोलता है सब। ठीक है दोस्त, यानी पाकिस्तान पर कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर के कुछ हिस्सा पर वो कब्जा कर लिया, वो आज भी कब्जा किया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लोग पीओके, यानी कश्मीर 2 टुकड़ा में हो गया, एक हो गया पीओके और एक दोस्त हो गया जम्मू कश्मीर, जो आज पहले केंद्र शासित प्रदेश, पहले राज्य था और आज ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसे तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा ये कहानी था कश्मीर का, कश्मीर भारत में कैसे मिला। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो भी है 370 धारा कब आया, क्यों आया, इसका पूरा मतलब नियम कानून सब चीज़ पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। ठीक है, चलिए दूसरे तरफ दोस्त हम लोग का है जूनागढ़। देखिए दोस्त, जूनागढ़ को मिलाने के लिए एक काम किया गया, वहाँ पर जनमत संग्रह, वहाँ पर जनमत संग्रह किया गया। जनमत संग्रह, जन मतलब लोग, मत मतलब वोट, यानी क्योंकि पता है कि जनमत यानी जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है और जूनागढ़ के राजा जो थे वो मुसलमान थे और जनता खासकर बहुत ज़्यादा हिंदू थी। ठीक है, तो ऐसे में ये जूनागढ़ इधर मिलेगा कि उधर मिलेगा, उसके लिए जनमत संग्रह कराया जाए, यानी वोटिंग कराया जाए। और वोटिंग में ज़्यादातर लोग वो भारत के पक्ष में आए, किधर आए, भारत के पक्ष में, जिसके कारण जूनागढ़ को कहाँ मिल गया, भारत को मिल गया। तो यही दोस्त छोटा कहानी था। ठीक है ना, कि कश्मीर कैसे मिला और जूनागढ़ कैसे मिला, इसे याद रखिए। कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि जूनागढ़ का जो विलय है भारत में किस संग्रह के तहत हुआ था, तो किस तरह, जनमत संग्रह। ठीक है ना दोस्त, तो चलिए ये हम लोग का आज जो भी 4 गो राज्य था, जिसमें हैदराबाद मणिपुर को हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े और थोड़ा बहुत कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में भी जाने। ठीक है दोस्त, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, बस एक टॉपिक और है जिसके बाद ये लेसन जो है हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बस आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग वाला। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि चारों राज्यों का विलय कैसे हुआ, रियासतों का विलय यानी भारत में कैसे मिला। और आज हम लोग का क्लास का लास्ट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, और क्लास का भी लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इससे, इसको समझना, इससे कंपटीशन में भी पूछता है और इसको समझ लोगे तो इससे ऑब्जेक्टिव भी 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 नंबर का भी पूछ देता है। इसलिए ये जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना लोग। हाँ, इसको समझते हैं दोस्त कि राज्यों का पुनर्गठन, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि राज्यों को कैसे भारत में मिलाया गया, उसके बाद मिलने के बाद उसका पुनर्गठन कैसे किया गया, यानी जो राज्य था, जो भी रियासतें थी उसकी सीमाओं का निर्धारण कैसे किया गया, कैसे कि कौन रियासत कहाँ से कहाँ तक है, उसका निर्धारण कैसे किया गया। तो वही हम लोग आज पढ़ने वाला है, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्त। जैसे कि इसमें हम जो पहले लिखे औपनिवेशिक शासन, दोस्त बता दें आपको कि जब हमारे देश में अंग्रेज रहते थे तो अपना मन से, यानी औपनिवेशिक शासन काल में का जो टाइमिंग था अपना मन से, जैसे कि मान लो कि कोई ए क्षेत्र पर वो अधिकार कर लिए तो उसको एक अलग प्रांत बना दिए, मान लो कोई बी क्षेत्र पर वो अधिकार कर लिए तो बी को अलग प्रांत बना दिए। यानी कहने का मतलब कि औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक मतलब कि अंग्रेजी शासन के समय
भारत की जो प्रांत की यानी राज्यों की जो सीमा होती थी, बॉर्डर होती थी, वो अपना सुविधा के अनुसार अगर किसी क्षेत्र पर वो अधिकार कर लिए तो उसको एक अलग प्रांत बना दिए, ठीक है। लेकिन दोस्त जब देश आज़ाद हो गया तो वैसे तो नहीं ना हो सकता है, राज्यों का पुनर्गठन बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जब देश स्वतंत्र हुआ, जब देश आज़ाद हुआ, तो देश में मतलब कि भाषा के आधार पर, देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आवाज़ उठने लगी। अब आप सोचेंगे कि देश आज़ाद होने के बाद आखिर ये कैसे हुआ। देश आज़ाद होने के बाद आखिर जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग क्यों करने लगे। तो दोस्त बता रहे हैं आपको कि आपको याद होगा 1920 के नागपुर अधिवेशन, यानी कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, यहाँ पर खुद कांग्रेस पार्टी यानी खुद या उस समय नेता वहाँ के वो कहे थे कि हम लोग का देश स्वतंत्र होने के बाद हम राज्यों का जो गठन है यानी राज्य बनाएंगे उसका आधार भाषा रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप बोले हैं तो आज़ादी मिलने के बाद अब राज्य को भाषा के आधार पर कीजिए। लेकिन दोस्त आज़ादी मिलने के बाद ये सरकार जो है कि 1920 नागपुर अधिवेशन में ये बात कही थी कि भाषा के आधार पर हम राज्य बनाएंगे, लेकिन अब आज़ादी के बाद ये करे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और सही बात है दोस्त, ऐसा अगर होगा तो मान लो कि अगर कोई भाषा का राज्य बना दिया जाए तो अगला फिर आवाज़ उठाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर वो मतलब कि सरकार बोला कि अनदेखा करने लगा कि नहीं, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि जब भाषा के आधार पर नहीं बनेगा तो समझते हैं कि सबसे पहले आखिर देश में कौन ऐसा भाषा के लोग थे जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात कर रहे थे। तो आपको याद होगा साउथ के तरफ, यानी नीचे जब साउथ में जाओगे तेलुगु भाषी लोग, यानी जो तेलुगु भाषा बोलते हैं, ठीक है, तेलुगु भाषी जो लोग थे, जो मद्रास प्रांत था, मद्रास जिसमें आज अलग अलग टूट गया है, मद्रास में पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब एक मिलकर मद्रास प्रांत कहा जाता था। तो जो मतलब कि तेलुगु भाषी के जो लोग थे सबसे पहले यही जो है ये कहने लगे कि मद्रास प्रांत से जो भी तेलुगु भाषी क्षेत्र है, यानी जहाँ जिस क्षेत्र में तेलुगु भाषा के बोलने वाले लोग हैं, उस इससे तोड़कर, इससे अलग करके तेलुगु भाषी लोगों को लिए एक अलग राज्य बनाइए, जिस राज्य का नाम होगा आंध्र प्रदेश, जिस राज्य का नाम होगा आंध्र प्रदेश। यानी क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले किस भाषा के लोगों ने अलग भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग किया, तो कौन सा भाषा होगा, तेलुगु भाषी। और किस राज्य से अलग हटने की बात करते हैं तो मद्रास प्रांत, यानी मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी को अलग कीजिए और एक नया राज्य बनाइए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब सरकार बड़ा सोच में पड़ गई कि अब आंध्र प्रदेश बनाए कि नहीं बनाए। हालांकि पहले कही थी कि नागपुर अधिवेशन में कह दी थी कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। तो ऐसे में सोच रही है, ये भी सोच रही है बात कि अगर एक राज्य को अगर बना देंगे, अगर आज तेलुगु भाषी लोग बोल रहे हैं कि हमको अलग राज्य दो, तो हम अलग राज्य बना दिए, तो कल कोई कहेगा हिंदी भाषी को कहेगा कि हमको अलग राज्य दो, कोई कहेगा कि तमिल वाला कहेगा हमको अलग देश दो, हमको अलग राज्य दो। तो ऐसे में तो फिर तो देश टूट जाएगा, अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य हो जाएगा। तो बड़ा समस्या के सरकार के सामने सोच विचार करने लगी। लेकिन इधर सरकार सोच रही है, वो लोग आंदोलन करने लगा। जो तेलुगु भाषी जो लोग थे वो आंदोलन पर उतर गए और वो आंदोलन करने लगे कि नहीं, हमें तेलुगु भाषी का एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश चाहिए। और उस आंदोलन में ध्यान दीजिएगा, उस आंदोलन में एक कांग्रेस के ही गांधीवादी नेता, दिग्गज वरिष्ठ नेता जिनका नाम था श्री रामुलु पोटी, ध्यान दीजिए श्री रामुलु पोटी, भूख हड़ताल पर बैठ गए। और वो भूख हड़ताल पर 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और वो भूख हड़ताल पर कंटिन्यू हो, यानी अनिश्चित काल तक ले। और जैसे ही 56वां दिन आया, उन श्री रामुलु पोटी की मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल पर बैठे थे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो मृत्यु हो गई 56 दिनों बाद। तो ऐसे में अब सोचिए कि देश में किसी नेता की मौत हो जाए तो देश की में हिंसा तो फैलेगी। तो इनकी मौत के बाद देश में हिंसा फैल गई, देश में मतलब कि तोड़ फोड़ सब, मतलब कि आंदोलन मतलब कि थोड़ा सा उग्र होने लगा, थोड़ा सा और तेज हो गया आंदोलन। तब जाकर भारत सरकार सोचा कि चलिए मतलब कि अब ऐसा बात है तो हमें अब इसको कंट्रोल करना है, तो हमें मतलब कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ेगा। और तब जाकर दिसंबर 1952 में
दिसंबर 1952 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर देते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 1952 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है दोस्त, हम कमेंट देखेंगे कि कौन बता रहा है सही। ठीक है, हाँ, दिसंबर 1952 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, जब देखे कि नेता की मौत हो गई, देश में हड़ताल होने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा लोग, तब जाकर एक नया राज्य बना दिए, यानी मद्रास प्रांत से हटाकर एक नया राज्य बना दिए जिस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। यानी इसकी घोषणा 1952 में कर दी है। तो यहाँ से दोस्त आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि देश में सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। तो आपका कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्त, लेकिन अब आप सोचिए, जिस बात का डर था वो तो होगा। अब आंध्र प्रदेश यानी तेलुगु भाषी लोगों को आंध्र प्रदेश मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भाषा के लोग भी अब राज्य की मांग करेंगे। तो ऐसे में अब देश में क्या हुआ ना कि दूसरा भाषा के लोग, फॉर एग्जाम्पल मान लो हिंदी हो गया, तमिल हो गया, अलग अलग भाषा हो गया, अलग भाषा के भी लोग इस मांग को अब उठाने लगे कि आप उसे राज्य बना दिए तो हमें भी बनाइए, हमारा भी भाषा जो है हमको भी भाषा का एक राज्य दीजिए। तो ऐसे में अब देश में मतलब कि भाषा को लेकर आंदोलन होने लगा। तो अब देखते हैं कि जो अब फिर से समस्या जब आने लगी, अब इस समस्या से निदान पाने के लिए भारत सरकार क्या करता है, अब उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्त, तब तक आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में, नोट्स बनाने में हेल्प मिले। चलिए थोड़ा हट जाते हैं। तो हम उसके बाद आगे देखते हैं कि जब दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना दिया गया, तो अलग भाषा के भी लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। तो भारत इन समस्याओं से बचने के लिए, समाधान के लिए क्या किया। तो दोस्त सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि भारत ने इस पर सोच विचार करने के लिए एक आयोग की स्थापना किया। उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1953 में। ये याद रखिएगा, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1953 में। और इस आयोग की स्थापना इसलिए किया गया ताकि राज्यों के बारे में पता करे कि उसका निर्धारण कैसे किया जाए। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया और इसके अध्यक्ष जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि रिटायरमेंट कर सकते हैं थे न्यायमूर्ति फजल अली। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरमेंट है न्यायमूर्ति फजल अली, वही इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद इनको मतलब कि इस आयोग का काम क्या था, यानी जो बोले दोस्त कि आयोग बना 53 में, तो इस आयोग का काम क्या था, तो इस आयोग का काम था कि राज्यों का सीमांकन यानी सीमा का निर्धारण, बॉर्डर का निर्धारण कैसे करना है, किस आधार पर करना है, वो इसका काम था। उसके बाद अब क्या था कि ये जो आयोग बनाया गया अपना काम पर लग गया। इसे काम मिला कि आप पता कीजिए, आप कोई सुझाव दीजिए। तो ये जो है 53 में आयोग बना और 2 साल बाद यानी 1955 में अपना रिपोर्ट दिया। अपना क्या दिया, रिपोर्ट दिया। और उस रिपोर्ट में कह दिया कि राज्यों का जो सीमाओं का निर्धारण किया जाए, यानी जो राज्य बनेगा, जो राज्य का निर्धारण होगा, वो वहाँ बोली जाने वाली क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर हो। यानी ये भी आयोग जो है वो कह दिया कि ठीक है, जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है बहुत संख्या में, तो वहाँ पर उस भाषा के अकॉर्डिंग राज्य कर दिया जाए। तो अब क्या था, जब इसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट कब आया, 55 में। कब आया, 1955, यानी 2 साल बाद आया। जब इसका रिपोर्ट आया तो इस रिपोर्ट को लेकर हमारे देश के पार्लियामेंट में इसमें बातचीत हुआ और इसको एक कानून बनाकर, अधिनियम बनाकर 1956 में पारित कर दिया गया, जिसे कहते हैं 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब पारित हुआ, 1956 में। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ, कभी 56 कभी 53। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो 53, और उस आयोग के बाद जो रिपोर्ट आया 2 साल बाद 55 में, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मतलब कि
संसद में एक कानून पास किया गया, एक मतलब कि अधिनियम पास किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कब पारित हुआ? तो ये पारित 1956 में हुआ था। और इस अधिनियम के तहत देश में 14 गो राज्य बना दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम लोग का जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप सबको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ एक दोस्त यहाँ पर एक और छूट गया दोस्त, नए राज्यों का निर्माण। थोड़ा दोस्त इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको हो गया दोस्त, चलिए इसको समझ में आ गया होगा, किसी को समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इस टॉपिक को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि अधिनियम 56 में आया, उसके बाद 14 गो राज्य बन गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन थोड़ा सा ये भी किताब में एक थोड़ा सा बॉक्स बना कर दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, क्योंकि सोचिए कि 14 गो राज्य बना था, आज कितना राज्य है? 28 राज्य है। 6 केंद्र शासित बना था, आज 8 गो है। तो ऐसे में अब नए नए राज्य का भी निर्माण हो रहा है, तो कुछ उन राज्यों का भी हम नाम लिख दे रहे हैं और आप याद कीजिएगा, क्योंकि उससे 2-3 ऑब्जेक्टिव दे देता है क्वेश्चन। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग उसको लिख कर आज का क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, सब चीज़ पढ़ लिए, बस आज का बस ये देख लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि 56 अधिनियम के तहत 1956 में जो अधिनियम आया था उसके तहत 14 गो राज्य बनाया गया। जैसे कि 14 गो राज्य बनाया गया था, 6 केंद्र शासित, लेकिन आज देखते हैं 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बढ़ते गया, यानी एक राज्य को तोड़ तोड़ के नया नया राज्य बनते गया। तो वही कुछ राज्य का नाम लिखे हैं जो इससे आपका 2-3 नंबर दे देगा क्वेश्चन, 2-3 नंबर पक्का ला देगा। ठीक है, तो वो भी देखते हैं कि कब कि कौन कौन राज्य टूटा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बम्बई को 1960 में तोड़कर मराठी भाषा के लोगों को महाराष्ट्र बन गया और गुजराती भाषा के गुजरात बन गया। दूसरा दोस्त है असम से 63 में तोड़कर एक नागालैंड बना दिया गया, अलग राज्य। फिर बृहत्तर पंजाब, जो आज पंजाब देखते हैं उसे बृहत्तर पंजाब कहते थे, और बृहत्तर पंजाब में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सभी एक में आता था। लेकिन इसे 66 में तोड़कर पंजाबी भाषा को पंजाब मिल गया, हिंदी भाषा वालों को हरियाणा मिल गया, हरियाणी भाषा। तो ऐसे में इनको भी 66 में तोड़ दिया गया। यानी पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 66 में। कब बना? 66 में। पंजाब कब बना? 66 में। ठीक है, अगला दोस्त है आसाम, फिर भी असम है, दोनों असम है दोस्त। जैसे कि आपको पता है कि असम आज हम लोग जिसको 7 सिस्टर कहते हैं, यानी पूर्वोत्तर साइड में 7 जिसको बहने बोलते हैं, यानी 7 राज्य को बोलते हैं, वो पहले एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम था असम, बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन समय समय पर उसको तोड़ तोड़ के नया नया राज्य बनाते गया और आज 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर कहते हैं। तो उस असम को पहले 72 में तोड़ा गया, पहले 63 में तोड़ा गया, नागालैंड बनाया गया, फिर 72 में तोड़ा गया तो 3 राज्य बना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। फिर 87 में तोड़ा गया जिसमें से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। और अंत में दोस्त यूपी, बिहार और एमपी, इसे भी 2000 में तोड़कर यूपी से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड अलग हुआ। कमेंट बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 2000 में हुआ था, कौन सा मंथ था, डेट क्या था, बताइएगा आप सब। ठीक है, और एमपी यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है दोस्त, तो ये राज्य जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका देते रहता है। और एक राज्य और होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आंध्र प्रदेश से, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यानी एपी यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है वो कब अलग राज्य बना? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का हम लोग का क्लास समाप्त होता है और ये चैप्टर भी पूरा समाप्त होता है। और दोस्त बता दें कि अभी कुछ दिन हम लोग का जो क्लास है वो रिकॉर्डेड ही मिलेगा, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम की वजह से। और कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम लोग मतलब कि लाइव क्लास चलाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए।
ठीक है ना, क्योंकि जो हम शुरू किए एकदम हम लोग एक मिशन लेकर चला जाएगा, मिशन 450। ठीक है दोस्त, तो चलिए जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोग।